मैंने अपने भाई की वजह से 3 साल जेल में बिताए। वहां रहते हुए मैंने अनजाने में एक टाइकून के बेटे की जान बचाई, जिसने कृतज्ञता में मुझे 100 मिलियन दिए। जैसे ही मैं जेल से बाहर आया, मैंने खुशखबरी सुनाने के लिए तुरंत अपने पिता को फ़ोन किया, लेकिन मेरी आवाज़ सुनते ही उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैं चिंतित था, यह सोचकर कि घर पर कुछ बुरा हुआ है। इसलिए मैं जल्दी से घर वापस आ गया। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, मैंने अपनी भाभी सिलिन को गुस्से में संपत्ति ट्रांसफ़र करने का आग्रह करते हुए सुना। मैंने अभी तक प्रसव पूर्व जांच भी नहीं कराई है। जब वह लौटेगा तो उसे जाकर किराए पर कोई जगह ढूंढनी चाहिए। मैं एक पूर्व कैदी के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन यह उसी के भले के लिए है। आखिरकार उसने घर के लिए भुगतान किया है। उनकी बातें सुनकर मेरा हाथ, जो दरवाजा खटखटाने ही वाला था, बीच हवा में रुक गया। मेरी उंगलियां बेकाबू होकर कांपने लगी। बचपन से ही मुझे अपने माता पिता को मेरे भाई से ज्यादा प्यार करते देखने की आदत रही है, लेकिन वह हमेशा मुझसे जुड़ा हुआ था। मैंने दोष अपने सिर लेने का फैसला किया था। वह जेल गया था, वह इतना क्रूर नहीं हो सकता है ना। मैंने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। अंदर की सारी आवाजें अचानक बंद हो गईं। माँ ने दरवाजा खोला और मुझे देखकर हैरान रह गई। फिर उन्होंने अपनी नजरें हटा लीं और मेरे कंधे पर मारा। लिन, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? तुम्हारे पिता ने अभी कहा था कि वह तुम्हें लेने आएंगे। उनकी फर्जी चिंता ने मुझे अंदर से ठंडा कर दिया। अगर मैं दरवाजे के बाहर खड़ा होकर उनकी बातें नहीं सुन रहा होता, तो शायद मैं एक मूर्ख की तरह उन पर विश्वास कर लेता। लेकिन अब उनका पाखंडी चेहरा देखकर मुझे सिर्फ घिन आ रही थी। कोई बात नहीं, अब टैक्सी लेना आसान है। जैसे ही मैं घर के अंदर गया, मेरे भाई की पत्नी ने मुझे घृणा भरी नजर से देखा। फिर एक अल्कोहल स्प्रे उठाया और मुझ पर खुलकर स्प्रे कर दिया। उसने कहा, मुझे गलत मत समझना, मैं सिर्फ तुम्हारी इस बदकिस्मत हटा रही हूँ। मैंने एक कड़वी मुस्कान दी। वह मुझे एक पूर्व कैदी होने के लिए नीची नज़र से देख रही थी, लेकिन उसे याद रखना चाहिए कि मैं उसके पति का दोष अपने सिर लेने के लिए जेल गया था। मैंने कुछ नहीं कहा और सीधे अपने कमरे की ओर चल पड़ा। लेकिन मैं मुश्किल से 2 सीढ़ियां ही चढ़ा था कि मेरे पिता ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, मत देखो, इस घर में तुम्हारे लिए कोई कमरा नहीं है। उनकी उंगलियों में एक सिगरेट थी और सोफे के पास वाली एस्ट्रे ताज़ा सिगरेट के टुकड़ों से भरी हुई थी। यह साफ था कि मेरा वापस आना उसे परेशान कर रहा था। यह पापा थे, मैं केवल 3 साल के लिए जेल में था, मैं मरा नहीं था। ऐसा कैसे कि अब मैं एक कमरे के लायक भी नहीं हूँ? आपका भाई निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करेगा। ठीक तभी मेरा भाई बाथरूम से बाहर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी झिझक थी। घर में इतने सारे लोग हैं, कमरे केवल इतने ही हैं, हम सब कैसे रहेंगे? उसका असर चेहरा देखकर मेरा दिल बैठ गया। मैं बेसब्री से हंसा। पहले हम सब इसी घर में रहते, मैं केवल 3 साल के लिए जेल में था। अब अचानक इतनी जगह कम कैसे हो गई? आप मुझे किस हक से बाहर निकाल रहे हैं? यह मत भूलिए कि मैंने यह घर नकद भुगतान करके खरीदा। यह सुनते ही उसने अचानक मुझे थप्पड़ मार दिया और अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ इसलिए इतने बड़े आदमी बन गए हो क्योंकि तुमने एक घर खरीदा है? क्या तुम घर वापस आए हो या कर्ज वसूलने आए हो? क्या मैं तुमसे घर वापस करने के लिए कह रहा हूँ? तुम लोग मुझे एक कमरा भी नहीं दे रहे हो। मेरे पिता गुस्से में फुसफुसाए और मेरी तरफ घूरते हुए साफ तौर पर कहा, सुनो, इस घर में तुम्हारे लिए कोई कमरा नहीं है। अगर तुम रहना चाहते हो तो बाहर जाओ और एक घर किराए पर लो। हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। मैं जम गया, गुस्से से कांप रहा था। मेरा दिल भावनाओं से उमड़ रहा था। वाह, आपने क्या बात कही! क्या आपने कही? लोग मुझे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते। वह कौन था जो रो रहा था और मुझसे अपनी गलती मानने की भीख मांग रहा था? वह कौन था जो कह रहा था कि मैं इस परिवार का सबसे बड़ा परोपकारी हूँ? अब मैं सिर्फ वही मांग रहा हूँ जो मेरा है, मेरा अपना कमरा। क्या ये बहुत ज़्यादा है? याद है वह समय जब मम्मा और पापा रो रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि मेरा भाई एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ता है। उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। एक दुर्घटना के कारण उसका जीवन बर्बाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि जब मैं जेल से बाहर आऊंगा तो पूरा परिवार मुझे भारी इनाम देगा। मुझे किसी इनाम की ज़रूरत नहीं थी। मुझे बस अपने माता पिता पर दया आई और मैं अपने भाई से प्यार करता था। इसलिए मैं उसे बचाने के लिए उसकी जगह जेल गया। मैंने अपनी नौकरी खो दी, अपनी कार बेच दी और अपनी सारी बचत खर्च कर दी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसके बदले मुझे पारिवारिक प्यार नहीं, बल्कि धोखा और पूरी तरह से टूटना मिलेगा। अब मैं सिर्फ अपना कमरा चाहता हूँ, लेकिन पूरा परिवार मुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। आंसू खामोशी से गिर रहे थे, लेकिन मैंने खुद को नियंत्रण खोने से बचाने के लिए अपने दांत भींच लिए। भाई, इन 3 सालों में जब तुम जेल में थे, हमने भी बहुत कष्ट सहे हैं। अब तुम वापस घर में रहना चाहते हो। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? तुम हमारे बारे में क्यों नहीं सोच सकते? अचानक मैंने उसका हाथ झटक दिया और बर्फीली ठंडी नज़र से उसे घूरते हुए उस पर उंगली उठाई। यह मत भूलो, तुम्हें जेल जाना चाहिए था। तुम ही थे जिसने परिवार का सम्मान बर्बाद किया। तुम मेरे घर में रहकर मेरे बलिदान का आनंद ले रहे हो और फिर मुझ पर आरोप लगा रहे हो कि मैं तुम सबके बारे में नहीं सोच रहा। यह सुनकर मेरे छोटे भाई का चेहरा भयानक रूप से उदास हो गया। उसने कहा, मैंने तुम्हें धन्यवाद दिया था। तुम्हें और क्या चाहिए? मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। क्या यह सब करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं था? उसके लापरवाह रवैये ने मुझे गहराई से आहत किया। यहाँ तक कि मेरे माता पिता ने भी उसका पक्ष लेना शुरू कर दिया। एक बड़ा भाई पिता के समान होता है।
अगर वह अपने भाई के लिए कुछ करता है, तो क्या वह अपना एहसान गिनाएगा? तुम इतने छोटे दिल वाले क्यों हो, सॉलिन? अब तुम बच्चे नहीं हो। भले ही तुम्हें किराए के घर में अकेले रहना पड़े, वह ठीक है। उनका हर शब्द मेरे दिल में एक तेज चाकू की तरह चुभा। मैंने अपना सिर उठाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। खुद को रोने से रोकने के लिए मजबूर किया। मेरे होठों पर एक उदास मुस्कान बन गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आप लोग इन पिछले 3 सालों में मुझसे मिलने जेल तक नहीं आए, और फिर भी आपने मुझे केवल एक शर्मिंदगी ही माना। ठीक है, मैंने कहा कि आज से मैं आप लोगों से सारे रिश्ते तोड़ रहा हूँ। बाद में पछताना मत। इसके साथ मैं पीछे मुड़कर देखे बिना घर से निकल गया। पीछे एक ऐसा घर छोड़ गया जिसमें इंसानियत का नामो निशान भी नहीं था। मैं काफ़ी देर तक अकेला सड़कों पर भटकता रहा। अंत में मुझे एक होटल मिला जहां मैंने कुछ दिनों तक रहने की व्यवस्था की। मैंने ऑनलाइन एक वकील से संपर्क किया। मैंने जो घर नकद खरीदा था, भारी फीस चुकाकर, वह मेरे माता पिता के नाम। क्या मुझे यह वापस मिल सकता है? वकील ने कहा। अगर मैं साबित कर सकूं कि मैं असली खरीदार हूं, मूल भुगतान रसीदें, संपत्ति के कागजात आदि दिखाकर मैं इसे वापस पा सकता हूं। मुझे हमेशा से दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की आदत रही है, इसलिए मेरे पास वह सब सुरक्षित था। घर वापस पाने के लिए मैंने पूरे मामले को संभालने के लिए उसी वकील को काम पर रखा। सारे निर्देश देने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया। अपने फ़ोन पर 9 अंकों का बैलेंस देखकर मैं गहरी सोच में पड़ गया। मैं चाहता हूँ कि पूरा परिवार आज के फैसले से सहमत हो। अगले दिन मैं सीधे वीए सेल्स ऑफिस गया। प्रमोशन का फायदा उठाते हुए मैंने एक ही बार में पूरे 100 मिलियन खर्च कर दिए और नकद में 10 पूरी तरह से सुसज्जित विला खरीदे। एक अपने लिए रखा और बाकी 9 किराए पर दे दिए। केवल उन 9 विला का किराया ही हर महीने ज़रूरत से ज़्यादा पैसा ला रहा था। एक महीने बाद मुझे मेरे पिता का फ़ोन आया। क्या तुम पागल हो बेटे? हम पर मुकदमा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुमने वास्तव में अभी जेल की सज़ा काटी है, इसलिए तुम इतने चतुर हो? मैं फ़ोन के दूसरी तरफ से अपने पिता का चेहरा गुस्से से लाल होता हुआ देख सकता था। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, क्या आपने मुझे यह सब नहीं सिखाया? मुझे ये घर वापस चाहिए, इसलिए नहीं कि मुझे इसकी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके जैसे एहसान फरामोश लोग वहाँ रहें। मैंने उनके अपमान को नज़रअंदाज कर दिया। इसके साथ मैंने फ़ोन काट दिया। जैसे ही मैंने फ़ोन नीचे रखा, मुझे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैंने इसे खोला और वहाँ एक बहुत ही सेक्सी और खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने कहा, नमस्ते मकान मालिक। मैं विला नंबर 2 की किराएदार हूँ। मेरा नाम सुबंग अनवन है। मुझे वह धुंधला सा याद थी। वह पहली किराएदार थी जिसने मेरा विला किराए पर लिया था। सौदा बहुत आसानी से हो गया था। उसने तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए थे। मैंने उसे शांत भाव से देखा। उसने कहा, कुछ काम था। सुबुहन ने धीरे से अपने बालों को पीछे धकेला। उसके गाल थोड़े लाल थे और उसकी आंखें विनती से भरी। उसने कहा, आज रात मेरी गृहिणी पार्टी है। मेरे सहपाठी उस करोड़पति मकान मालिक से मिलना चाहते हैं जिसने एक साथ 10 विला खरीदे हैं। क्या आप आकर मेरा समर्थन कर सकते हैं? मैं एक पल के लिए चुप रहा। यह देखकर एसुबोंग सेचुआन जल्दी से पास आई। उसने धीरे से मेरी आस्तीन का किनारा पकड़ा और उसे हिलाते हुए धीरे से कहा, मकान मालिक कृपया, मैं आपसे विनती करती हूँ। मैंने उन्हें बताया है कि हम बहुत करीब हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? इसके साथ उसने अपने हाथ जोड़े और अपना सिर थोड़ा झुकाकर मेरी ओर देखा। मैं कोमल लोगों के सामने आसानी से पिघल जाता हूँ, और उसके अनुरोध के बाद मेरी बाकी बची झिझक गायब हो गई। अंत में मैंने आह भरी और सहमत हो गया। ठीक है, मैं आज रात आऊँगा। ये सुनकर सुबंगवान की आंखें चमक उठीं और वह खुशी से उछलती हुई चली गई। शाम 4:15 बजे वादे के अनुसार मैं सुबंगवान के घर पहुंचा। जैसे ही मैं अंदर जाने वाला था, मैंने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी। सेन, तुम यहाँ तक हमारे पीछे आ गए? मैंने आवाज़ की ओर देखा। यह मेरा छोटा भाई और उसकी पत्नी। खामोश। मुझे देखते ही उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें घृणा से भर गईं, गोल्डनी, भ्रमित। उसने मुझे और मेरे भाई को देखा। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो, उसने कहा। बेंग, यह मेरे पति का पूर्व कैदी बड़ा भाई है। यह दिन भर कुछ नहीं करता, बस हमारी संपत्ति हड़पने के बारे में सोचता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सभी की आंखें मुझ पर टिकी थीं। उनकी निगाहें घृणा, जिज्ञासा और उपहास से भरी थी। मुझ पर एक भारी दबाव आ गया। उसके झूठ को सुनकर मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मेरा दिल शांत था। मुझ में एक सिहरन दौड़ गई जब मैंने अपने भाई को ऐसे घूरा जैसे वह कोई जोकर हो। पहला, मुझे तुम लोगों का पीछा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरा, मैं एक अपराधी बन गया क्योंकि मैंने तुम्हारे पति की जगह जेल में सजा काटी। तीसरा, तुम मुझे पूर्व कैदी कहकर मेरा अपमान करते हो, लेकिन तुमने मुझे अपना घर छोड़ने से मना कर दिया। तो मुझे बताओ, बेशर्म कौन है? मेरे शब्द इतने कठोर थे कि लोगों की आंखें मेरी भाभी पर और भी अधिक केंद्रित हो गईं। भीड़ की विभिन्न निगाहों को भांपते हुए मेरी भाभी ने अपनी भौहें सिकोड़ी और संदेहपूर्वक कहा, सिलिन, बकवास मत करो। वह घर सेनेदान का है। इसका तुमसे क्या लेना देना है? वैसे भी वकील का नोटिस आ गया है। मुझे उम्मीद है कि तुम अदालत में भी इतने ही जिद्दी रहोगे। तुम इतने जिद्दी ही रहोगे भाई। मुझे पता है कि तुम अभी अभी जेल से बाहर आए हो और तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन हमने वह कमरा अपने बच्चे के लिए रखा है। हम परिवार हैं। क्या तुम्हें इतना हंगामा करने की ज़रूरत है? मैंने उसे ठंडी नज़र से देखा। मैंने जितना सुना, मेरा दिल उतना ही जमता गया। मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा था कि वह छोटा लड़का जो हमेशा बड़े भाई बुलाते हुए मेरे पीछे पीछे घूमता था,
उसने मुझे मेरे ही घर से कैसे बाहर निकाल दिया। तुम्हें तब याद क्यों नहीं आया कि हम परिवार हैं? अभी कुछ क्षण पहले जब तुम्हारी पत्नी सबके सामने मेरा अपमान और तिरस्कार कर रही थी, तुमने क्यों नहीं कहा कि हम परिवार हैं? सीलिन ने देखा कि हर कोई हमें देख रहा है, लेकिन शर्मिंदा महसूस करने के बजाय वह और भी अधिक घमंडी हो गई। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक घृणा से देखा और कहा, सेंटिन, यह विला एक अरबपति मकान मालिक ने खरीदा था। क्या तुम यहाँ कोई तमाशा करने की योजना बना रहे हो? उसकी आवाज़ ऊंची थी, उसका लहजा घमंडी था, जैसे वह खुद उस विला की मालकिन हो और मैं कोई चूहा हूं जो अंदर घुस आया हो। यह सुनकर वहां मौजूद लोगों ने मुझे नीची नज़र से देखा और मेरा मजाक उड़ाने लगे। तभी S1W1 मेरे सामने खड़ी हो गई, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। उसने कहा, सिलिन, क्या तुम लोगों के बीच कोई गलतफहमी नहीं है? गलतफहमी? बिल्कुल नहीं। सेंटिन, मैं तुम्हें साथ देती हूँ कि अभी यहाँ से निकल जाओ। करोड़पति मकान मालिक आने वाला है। अगर तुमने उसे परेशान किया तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कैसे मरोगे। सीलिन के नेतृत्व में हर कोई बेरहमी से मुझ पर अपनी नफरत उगलने लगा। ठीक उसी क्षण मैंने आखिरकार उनके असली बदसूरत चेहरों को देखा। सुबुहन, जो अब तक भ्रमित थी, सीलिन के शब्द सुनकर और भी पीली पड़ गई। वह इसे और नहीं सह सकी। वह अचानक मेरे सामने खड़ी हो गई, गुस्से से कांप रही। उसने कहा, सिलिन चुप रहो, मिस्टर सिंडन मेरे मेहमान हैं। अगर तुम इस तरह उन्हें बदनाम करती हो तो तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। अभी यहाँ से निकल जाओ। सिलिन ने गुस्से में सॉन हुआन को धक्का दिया, फिर घमंड से हमारे पास चलकर आई। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा था। मैंने तुरंत स्वांगोन को पकड़ लिया। मेरे पेट से एक अजीब सा दर्द उठा। मेरे सबसे करीबी लोग मेरा अपमान कर रहे थे, लेकिन स्वांगविन मेरी रक्षा करने के लिए वहां खड़ी थी। सिलिन ने कहा, और तुम हमें बाहर निकालने वाली कौन होती हो? तुम कोई करोड़पति नहीं हो। वह यहाँ से जा रहा है। हाँ बंगन, क्या उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया? मैं बस तुम्हारी भलाई के लिए यह समझा रही हूँ। हाँ, सावधान रहना, वह तुम्हारा फायदा उठा सकता है। सुबैंगिन ने गुस्से में मेरे भाई और उसकी पत्नी को घूरा। उसकी सांसें भारी थी। तुम लोग यहाँ से जा रहे हो। सेंटिन ही वही करोड़पति मकान मालिक है जिसने एक साथ 10 विला खरीदे हैं। सुबिनिन की आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन हॉल में छाई खामोशी में यह सबके दिलों पर हथौड़े की तरह लगी। सारा शोर अचानक गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे हवा जम गई हो। केवल भारी सांसों की आवाज़ ही सुनी जा सकती। सिलिन के चेहरे पर मौजूद मजाकिया मुस्कान को गायब होने का समय ही नहीं मिला। वह अपनी जगह पर जम गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने मुझे घूरा। उसका शरीर आश्चर्य से थोड़ा कांप रहा था। यह सस्ते कपड़े पहने आदमी, अभी अभी जेल से छूटा पूर्व कैदी, कोई संबंध नहीं जोड़ पा रहा था। बांगन, तुम मजाक कर रही हो। वह मालिक कैसे हो सकता है? उसके पास तो रहने के लिए जगह भी नहीं है। नहीं, वह गरीब है। एक तरफ खड़े होकर सिंदन कागज की तरह सफेद हो गया था, जैसे उसके शरीर की सारी ताकत चली गई हो। जिस हाथ से उसने सिलिन को पकड़ा हुआ था वह ढीला होकर नीचे लटक गया। वह मुझे बहुत अच्छी तरह जानता था और मैं भी उसे जानता। उसने मेरी आंखों में गुस्सा नहीं देखा, केवल ऐसी ठंडक दिखाई दे रही थी जैसे मैं किसी अजनबी को देख रहा हूं। वही ठंडक उसे इतने डर से भर रही थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। भैया, यह क्या हो रहा है? तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं बस वहां खड़ा था, उस नज़र को महसूस कर रहा था जो पहले नीची थी। अब वह सम्मान, जिज्ञासा और शर्म से भरी थी। यह एक अजीब एहसास था। पैसा जो आदेश या सामाजिक दर्जा देता है, वह उस पल पूरी तरह से सामने आ गया था। मैंने उन परिवार के सदस्यों को देखा जिनके लिए मैं कभी सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था, लेकिन उन्हें टूटते हुए देखकर भी मुझे बदला लेने की कोई खुशी नहीं मिली, केवल एक अंतहीन उदासी। सुबेंगिन हुआन ने तुरंत माहौल में फैले तनाव को महसूस कर लिया। वह पीछे नहीं हटी, बल्कि उसने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे मेरे बगल में खड़ी हो गई। उसकी छोटी सी हरकत पूरे हॉल में उसकी स्थिति को स्पष्ट रूप से घोषित कर रही थी। सिनेडन अनुबंध में मुहर मैंने खुद मिस्टर सेन के साथ हस्ताक्षर किए हैं। चूंकि आप मेरे खास मेहमान का सम्मान नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपका यहाँ स्वागत नहीं है। कृपया तुरंत यहाँ से चले जाएं। सुरक्षा कर्मियों के आने का इंतजार न करें। सिलिन ने अपना मुंह खोला जैसे कि कोई और तमाशा करना हो, लेकिन जिस पल उसकी नज़र सुबुबांगवन की ठंडी नज़र और आसपास के सभी लोगों की आरोप लगाने वाली नज़रों से मिली, उसके आखिरी निशान भी बिखर गए। उसने अजीब तरह से अपना ब्रांडेड बैग पकड़ा, वही बैग जो उसने मेरे पैसों से खरीदा था और जो अब उसका सबसे बड़ा ताना बन गया था। सिन ने अपना सिर झुका लिया। उसने एक बार भी मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। फिर टूटी हुई सिलिन को ले जाते हुए वह सबके सामने शर्मिंदगी में विला से निकल गया। स्वचालित दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो गया। उन लालची आत्माओं को बाहर निकाल दिया। रात के अंधेरे में पार्टी का संगीत फिर से बजने लगा, लेकिन अब सबकी नजरें मेरी तरफ मुड़ गई थी। मुझे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत। वह घर जिस पर उन्होंने कब्जा किया था, वह सम्मान जिसे उन्होंने पैरों तले रौंदा था, मैं वह सब एक एक करके वापस लेने जा रहा था। इस बीच विला से निकाले जाने के बाद भी सिलिन और सेन को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था। इसके बजाय वे एक पुराने किराए के अपार्टमेंट में छिपे हुए थे, अपने फोन की स्क्रीन को घूरते हुए दांत पीस रहे। सेलिन सुबह के पलों को बार बार स्क्रॉल कर रही थी। उसका चेहरा ईर्ष्या से मुड़ गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस पूर्व कैदी को वह पैरों तले रौंदती थी, वह अचानक करोड़पति बन गया था। किस हक से?
जेल जा चुका एक निकम्मा आदमी विला में रहने का हकदार कैसे हो सकता है? जरूर उसका पैसा कानूनी नहीं है। उसने जेल में कोई गंदा काम किया होगा। उसकी पत्नी ने अब एक वकील रख लिया है। हो सकता है अब हमारा घर सुरक्षित न रहे। अगर वह नहीं कर सकता तो वह शांति से उस चीज का आनंद नहीं ले पाएगी जो मुझे नहीं मिल सकती। उसे अपनी प्रतिष्ठा की कोई परवाह नहीं थी। मैं उसे पूरी तरह से नष्ट कर दूंगी। फिर मैं देखूंगी कि क्या उसमें विला कॉलोनी में रहने की हिम्मत है। सिलिन अपने कीबोर्ड पर तेजी से टाइप कर रही। जल्द ही उसकी स्क्रीन पर एक पोस्ट दिखाई दी जो सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही थी और लोगों की भावनाओं को भड़का रही थी। उसकी कहानी में मैं एक ऐसा शैतान बन गया था जिसने जेल से छूटने के बाद सारी इंसानियत खो दी। मैं न केवल अपने बूढ़े माता पिता का रिटायरमेंट होम छीनना चाहता था, बल्कि अपने छोटे भाई को हिंसक रूप से धमका भी रहा था। लेख का शीर्षक था खोई हुई इंसानियत की तलाश, जेल से छूटा एक अपराधी भाई जो पूरे परिवार को तबाही की कगार पर धकेल रहा है। लेख स्थानीय मंचों पर वायरल हो गया। इंटरनेट उपयोगकर्ता जो सच्चाई से अनजान थे उन टिप्पणियों के जहर के साथ मुझे गाली देने लगे। मैं अपने बड़े स्टडी रूम में बैठा अपने वकील द्वारा भेजे गए संपत्ति के दस्तावेज देख रहा था। तभी मेरा फोन पागलों की तरह वाइब्रेट होने लगा। अज्ञात नंबरों से अनगिनत कॉल आ रही थी। जैसे ही मैंने फोन उठाया मुझे केवल गालियां और धमकियां ही सुनाई दी। मैंने फोन काट दिया और अपनी स्क्रीन पर लगातार आ रहे निजी संदेशों को देखकर ठंडी मुस्कान दी। जेल में मैंने जो सहा था उसके मुकाबले यह साइबर बुलिंग कुछ भी नहीं। तभी सुबुहान हाथ में एक टैबलेट लिए अंदर आई। उसका चेहरा पिछली रात से भी ज्यादा पीला पड़ गया था। वह सीधे मेरे पास दौड़कर आई, अपने टैबलेट पर मुझे ट्रेंडिंग लिस्ट दिखाई और घबराई हुई आवाज में बोली, मिस्टर सेन जल्दी देखिए, सेलन और अन्य लोग इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं और खुद को पीड़ित के रूप में पेश कर रहे हैं। अब हर कोई आपको गाली दे रहा है। उन्होंने आपका सटीक पता भी पोस्ट कर दिया है। मैंने शांत स्वर में कहा। मुझे उम्मीद थी इन चालों के अलावा उनके पास बचा ही क्या है। स्क्रीन पर सिलिन रोते हुए कैमरे की ओर देख रही थी, जबकि सिलिन ने अपना सिर झुका लिया। उसने ऐसे आ भरी जैसे कि वह कोई बेघर पीड़ित हो। लाइव चैट की टिप्पणियां इतनी तेजी से आ रही थी कि उन्हें पढ़ना मुश्किल था। हर कोई मुझे गालियां दे रहा था। कुछ ने तो यह भी लिखा, हम जाकर उसे सबक सिखाएंगे। स्क्रीन पर सिलिन जोर जोर से रो रही थी, कह रही थी, क्या कोई मुझे समझ सकता है? हमने 3 साल तक इस घर की देखभाल की और जैसे ही वह वापस आया उसने हमें बाहर निकाल दिया। हमारे बच्चे हैं, वह इतना क्रूर कैसे हो सकता है? यह परिवार के लिए एक कलंक है। सुबह ने घबराहट से मेरी ओर देखा। मिस्टर सेन, आपको खोज को साफ करना होगा, अन्यथा आपकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। यहां तक कि पड़ोसी भी आपको गलत समझ रहे हैं। समझाने की कोई जल्दी नहीं है, उन्हें थोड़ी देर और तड़पने दो। वे जितना ऊंचा चढ़ेंगे उतनी ही जोर से गिरेंगे। मैंने इंटरनेट की टिप्पणियों को अपने मूड पर हावी नहीं होने दिया। इसके विपरीत मैं एक ठंडी खामोशी में था। मैंने अपने वकील का नंबर डायल किया। मेरी आवाज शांत थी लेकिन अधिकार स्पष्ट था। वकील साहब, इंटरनेट पर मौजूद सभी सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं, जिनमें वे खाते भी शामिल हैं जो जानबूझकर मुझे बदनाम कर रहे हैं। फोन के दूसरी तरफ से जवाब आया, चिंता मत कीजिए मिस्टर सेन, सभी अपमानजनक अफवाहों और अधिकारों के उल्लंघन को आधिकारिक तौर पर नोटरीकृत कर लिया गया है। बस आपके आदेश की आवश्यकता है। उन्हें न केवल मुआवजा देना होगा, उन्हें आपराधिक आरोपों का भी सामना करना पड़ सकता है। लाइव स्ट्रीम पर उसके पाखंडी चेहरे को देखते हुए मेरे दिल में पारिवारिक स्नेह की बची खुची आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह से गायब हो गई। चूंकि उसने यह रास्ता चुना है, मैं भी उसे एक बड़ा उपहार दूंगा। मैंने टैबलेट बंद किया, बड़ी खिड़की के पास गया और उस शांत कॉलोनी को घूरने लगा। मेरे लिए इंटरनेट पर उठ रहा तूफान उसके पतन की बस एक शुरुआत। ऑनलाइन टिप्पणियां प्लेग की तरह फैल रही थी, यहाँ तक कि विला कॉलोनी के पड़ोसी भी सतर्क थे। लोग छोटे समूहों में खड़े थे, मेरे घर की ओर उंगली उठा रहे थे। उनकी आंखें संदेह और जांच से भरी थी। उसी क्षण मेरे माता पिता चंदन के नेतृत्व में मेरे दरवाजे पर पहुंचे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। उन्होंने एक पुराना टूटा हुआ लाउड स्पीकर पकड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वे वहां स्थायी रूप से रहने वाले हैं। सेनाडिन, अभी बाहर निकलो, तुम एहसान फरामोश बेटे। तुम इतने बड़े घर में रहते हो और फिर भी अपने पिता को किराए के घर में रहने देते हो। क्या तुम में कोई जमीर नहीं बचा है? मेरी माँ जमीन पर बैठ गई और आंसू पोंछते हुए अपनी जांघ पर हाथ मारा। यहाँ आओ सब लोग, देखो मेरा बड़ा बेटा जेल से छूटने के बाद बदल गया है। वह अपनी माँ को भी नहीं पहचानता और इसके अलावा वह हम पर मुकदमा कर रहा है। क्या इस दुनिया में कभी ऐसा होता है? मैंने दरवाजा खोला और मैं बाहर गया। नीचे चल रहे उस बेतुके नाटक को शांत आंखों से देख रहा। पड़ोसियों की कानाफूसी तेज हो गई, लेकिन मुझे अपने अंदर एक अजीब सी शांति, यहाँ तक कि एक तरह की राहत महसूस हुई। पापा माँ, मैंने आपको एक मौका दिया था। मैंने वह घर अपने पैसों से खरीदा था। मैंने कभी नहीं कहा कि आप वहां नहीं रह सकते। आपने पहले मुझे निकालने की कोशिश की थी। घर मेरे नाम पर है, वह अब मेरा है क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। तो इससे बड़ा घर खरीदो और अपने भाई से माफी भी मांगो। मैंने उसके लालची चेहरे को देखा, फिर अपनी नजर सेनन की ओर मोड़ी जो मेरे पीछे छिपा था। वह अपने मोबाइल फोन पर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि वह इसे इंटरनेट पर पोस्ट करके अधिक सहानुभूति प्राप्त करना चाहता था। मैं थोड़ा मुस्कुराया। अच्छी तरह से रिकॉर्ड करो, जितने अधिक सबूत होंगे जज उतनी ही जल्दी अपना फैसला सुनाएंगे।
सिनेडन का हाथ कांप रहा था, उसकी आंखों में एक चमक थी। एक पल के लिए उसे अपराध बोध की झलक महसूस हुई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और फिर से सही शतरंज खेलना शुरू कर दिया। मैंने फोन के कैमरे के सामने अभिनय करना शुरू कर दिया, थोड़ा बहुत अपने माता पिता होने का नाटक किया। वे काफी देर तक हंगामा करते रहे, फिर सुरक्षा गार्डों ने उन्हें जबरन वहां से हटा दिया। हॉल फिर से शांत हो गया। मैं सोफे पर बैठा था, फोन अंतहीन गालियों से भरा। देखते समय मैं अपने दिमाग में वकील द्वारा दिए गए विवरणों को भी दोहरा रहा था। जब सुहान दरवाजे पर आई तो उसने खटखटाया और अंदर आई। उसके हाथ में गर्म नूडल्स का एक कटोरा था और उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। चिंता स्पष्ट थी, जैसे उसे डर हो कि ये अफवाहें और बदनामी मुझे पूरी तरह से तोड़ देंगी। भाई सन, पहले कुछ खा लो। बाहर लोग जो कह रहे हैं उसे गंभीरता से मत लो। सच्चाई आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगी। धन्यवाद बांगवान, मैं इतना कमजोर नहीं हूं। जेल के साल इससे कहीं ज्यादा कठिन थे। मैं आराम से नूडल्स खाने लगा। एसुबोंग मेरे सामने बैठकर चुपचाप मुझे देख रही थी। इन बुरे समय में उसका बिना शर्त विश्वास बहुत कीमती लग रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि आपके माता पिता इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले हैं। हो सकता है वे कल कोई परेशानी खड़ी करें। क्या आप वास्तव में अभी सबूतों को सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं? उन्हें नाटक करने दो। वे जितना अधिक शोर करेंगे, उनके लिए कानूनी मदद प्राप्त करना उतना ही आसान होगा। मुझे उकसावे और मानहानि में शामिल होकर जवाबी हमला करने की कोई जल्दी नहीं है। मैं बस सही समय का इंतजार कर रहा हूँ, एक ऐसा समय जब सारे झूठ सूरज के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो जाएंगे। काश ऐसा अवसर गायब हो जाए, जब उन हमलावरों के पास छिपने की कोई जगह ना हो। खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी और कानूनी दस्तावेजों पर पड़ रही थी। मैंने एक पेन उठाया और इस लंबी रात में अपने पास मौजूद पावर ऑफ अटॉर्नी के आखिरी कागज पर अपने नाम के हस्ताक्षर किए। मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि मुझे पहले से कहीं अधिक स्पष्टता महसूस हुई। मुझे पता था कि न्याय मेरे पक्ष में है, वह मेरी ओर आ रहा है। कदम दर कदम और वे लालची लोग अंततः अपने कार्यों की कीमत चुकाएंगे। ऑनलाइन अपमान अपने चरम पर पहुंच गया। मॉन लाइव स्ट्रीम में दर्शकों की बढ़ती संख्या और लगातार आ रहे डोनेशन को देखकर मैं बहुत खुश हुआ। उसकी नज़रों में वे अपमान नहीं थे, वे सिर्फ नकद थे। और सांतीन उसके बगल में बैठा था। हालांकि उसकी आंखों में अभी भी थोड़ी बेचैनी थी, लेकिन पैसे और प्रसिद्धि के लालच में उसकी बची खुची चेतना भी नष्ट हो जाती है। मेरा काम हो गया प्रिय। देखो, हर कोई उस पूर्व कैदी को गाली दे रहा है। जब उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, तब हम मीडिया पर दबाव डालेंगे। वे 10 विला आज नहीं तो कल हमारे होंगे। सेनान ने धीमी आवाज में कहा। पत्नी, हमने जेल का वह पुराना प्रवेश नोटिस भी ऑनलाइन डाल दिया है। क्या होगा अगर वह पलट कर कहे कि मैंने उसकी जगह जेल की सजा काटी है? जवाबी हमला। किस सबूत के आधार पर? सारे सबूत बहुत पहले ही गायब हो चुके हैं और फिर माँ और पिताजी हमारे पक्ष में हैं। एक पूर्व कैदी की बात कौन सुनेगा? उसी समय विला नंबर 2 के स्टडी रूम में मैं साइलेंट की लाइव स्ट्रीम देख रहा था। चेहरा चुपचाप देख रहा था। एस वोंगलिन मेरे पीछे टैबलेट को कसकर पकड़े हुए खड़ी थी। वह गुस्से में थी, उसकी सांसें तेज थी। भाई सेन, ये लोग बहुत क्रूर हैं। वे इतना बड़ा झूठ बोलते हैं। हम इसे कैसे सुलझाएंगे? क्या हम वास्तव में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कर सकते? उन्हें थोड़ा आराम करने दो। मुझे थोड़ी देर बादलों में उड़ने दो। तुम जितना ऊपर जाओगे, गिरते समय तुम्हें उतना ही अधिक दर्द महसूस होगा। मैंने खिड़की खोल दी। मैंने बाहर के काले आसमान को देखा। मुझे अपने दिल में कुछ महसूस नहीं हुआ। यह अंधा पागलपन, यह तूफान से पहले की चमक थी। अगली सुबह सिलिन बिना किसी शर्म के अपने कमरे से बाहर निकली। वह विला के बाहर माता पिता और सोशल मीडिया ब्लॉगर्स के एक समूह के साथ पहुंची। स्कूल के प्रवेश द्वार को कैमरों और हर जगह रखे माइक्रोफोन के साथ दिखावटी रूप से अवरुद्ध कर दिया गया था। मानो किसी भी नाटकीय क्षण को न चूकने के लिए मेरी माँ मुख्य द्वार पर अपनी जांघों के सहारे बैठ था। वह जमीन पर अपने हाथ मारते हुए जोर जोर से रोने लगी। उसकी चीखती आवाज ने आसपास के पड़ोसियों को भी रोक दिया। हर कोई एक फैसला लो, वह चिल्लाई। मेरा बड़ा बेटा जेल से बाहर आने के बाद जानवर बन गया है। वह उसका है। वह अपने माता पिता को घर से बाहर फेंकना चाहता है। इसके अलावा वह अपने छोटे भाई की संपत्ति भी हड़पना चाहता है। वह हम बूढ़े लोगों को कब्र में भेजने के बाद ही सहमत होगा। पत्रकार उन शार्क की तरह आगे बढ़ रहे थे जिन्हें खून की गंध आ गई हो। उनके माइक्रोफोन लगभग मेरी माँ के चेहरे तक पहुंच गए थे। इस बीच संतोन कमजोर होने का नाटक कर रहा था। वह समय समय पर टिश्यू पेपर पकड़ रहा था, लेकिन उसकी आंखें बार बार विला के अंदर झांक रही थीं। मैंने मुख्य द्वार खोला और बाहर कदम रखा। धूप थोड़ी तेज थी। जैसे ही लोगों ने मुझे देखा, भीड़ तुरंत भड़क उठी। गालियों और आरोपों से भरे सवाल हिमस्खलन की तरह आने लगे। बहुत हो गया सिलन, आखिरकार तुमने बाहर आने की हिम्मत कर ही ली। तुम्हारे जैसा बेशर्म इंसान। क्या तुम में इतने सारे पत्रकारों के सामने अपनी संपत्ति के कागजात दिखाने की हिम्मत है? सेन भीड़ के पीछे छिपा था। उसने मेरी आंखों में देखने की हिम्मत तक नहीं की। मैंने कैमरे के सामने पीड़ित होने का नाटक कर रहे परिवार के इन तथाकथित सदस्यों को देखा। मुझे बस घिन आ रही। मैं निश्चित रूप से संपत्ति के कागजात दिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। और मैं चाहता हूं कि सभी पत्रकार इसके गवाह बने, ताकि जब सच्चाई सामने आए तो हर कोई देख सके कि झूठ कौन बोल रहा था। संपूर्ण माहौल अचानक अजीब तरह से शांत हो गया। मेरी माँ ने अचानक रोना बंद कर दिया और मुझे आश्चर्य से देखा।
उसकी आंखों में एक हल्की सी दहशत चमक उठी। पत्रकारों के कैमरों में खामोशी चीख उठी। मैंने जल्दबाजी में उनके सामने अपना बचाव नहीं किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैंने अपनी जैकेट की भीतरी जेब से कुछ पूरी तरह से व्यवस्थित नोटबुक निकाली। वे कागजात धूप में चमक रहे थे। वे 3 साल पहले घर की खरीद के बैंक हस्तांतरण रिकॉर्ड और खाते के लेन देन थे। मैंने सामने खड़े पत्रकार को कॉपी सौंप दी। जैसे ही उसने राशि और भुगतान करने वाले का नाम देखा, उसके चेहरे का उत्साह तुरंत राहत की भावना में बदल गया। आसपास के पत्रकार तुरंत करीब आ गए और कैमरों की क्लिक लगातार काम करने लगी। 3 साल पहले मैंने इस घर का पूरा भुगतान 3 किश्तों में किया था। मेरे व्यक्तिगत खाते से कुल 42,000 रुपए प्रति भुगतान डेबिट किया गया था। मेरी माँ, जो अभी भी जमीन पर बैठी थी और हंगामा कर रही थी, अचानक उसने रोना बंद कर दिया और कागजों को घूरने लगी। फिर उसने अपने पीछे खड़े सिनेदन को विनती भरी नजरों से देखा। सिनेदन का चेहरा पीला पड़ गया। तो क्या हुआ अगर वह सहज रूप से भीड़ में थोड़ा पीछे हट गया? संपत्ति का शीर्षक माँ और पिताजी के नाम पर है। तुम बस सपने देख रहे हो, अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। पत्रकार आपस में कानाफूसी करने लगे और जनमत धीरे धीरे बदल रहा था। मैंने सिलिन का जबरन घमंड देखा और मैं बस हंस पड़ा। उसने सोचा कि कानून केवल शीर्षक देखता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि पूरा सबूत क्या है। श्रृंखला उसके सभी सपनों को चकनाचूर करने के लिए काफी है। वकील यन, कृपया इस मैडम को कानूनी होल्डिंग समझाएं। प्रतिनिधित्व द्वारा और अवैध कब्जे के बीच क्या अंतर है? एक तरफ खड़े वकील जॉन ने अपना चश्मा समायोजित किया, अपनी ठंडी पेशेवर उपस्थिति में फाइल खोली। पूरा शोर शराबे वाला माहौल तुरंत शांत हो गया। गेट के बाहर अभी भी टकराव चल रहा था, लेकिन मैं मुड़ा और वापस लिविंग रूम में चला गया। सुबंग ने मुझे एक गिलास गर्म पानी दिया। उसके हाथ अभी भी थोड़े कांप रहे थे। यह स्पष्ट था कि वह पिछले पागलपन से डरी हुई थी। भाई सन वे अभी तक नहीं गए हैं और सीलिन शायद अधिक लोगों को बुलाने के लिए इधर उधर फोन कर रही है। मैंने अपना फोन निकाला और सेनन द्वारा भेजा गया निजी संदेश खोला। वह भाई जो गेट पर दबाव के कारण हमेशा महिलाओं के पीछे छिपता था। मैं अंततः टूट रहा था। वॉइस मैसेज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था, जिसमें कोमल विनती और गहरा डर था। भाई, कृपया वे बैंक रिकॉर्ड वापस ले लें। अगर कंपनी को पता चला कि मैंने यह घर तुमसे लिया है तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने संदेश सुना, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। केवल तभी चंडान जैसे लोगों को याद आता है कि मैं उनका भाई हूं, जब उनके अपने हितों को खतरा होता है। मैंने फोन बंद किया, खिड़की से बाहर देख, जबकि मेरे माता हाइफन पिता कैमरों के सामने पीड़ितों की तरह काम कर रहे थे। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने छोटे बेटे के भविष्य के लिए अपने बड़े बेटे के 3 साल का बलिदान कर दिया। उसने ऐसा किया था और अब अपने छोटे बेटे के घर के लिए वह अपने बड़े बेटे को हमेशा के लिए बदनाम करना चाहता था। उसके लिए पारिवारिक स्नेह केवल सौदेबाजी का एक साधन था। बाहर सीलिन को शायद एक और कॉल आया। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसने डर से विला की दूसरी मंजिल की ओर देखा और लगभग अपना फोन गिरा दिया। मैं समझ गया। वकील जॉन की दूसरी कानूनी चेतावनी उसके फोन पर पहुंच गई। साइबर हिंसा का असली मास्टरमाइंड अब अंततः कानून के ठंडे कंधे को महसूस कर रहा था। जैसे ही सांत्वन फिर से चिल्लाकर एक और नाटक शुरू करने वाला था। भीड़ के बाहर एक काली रोल्स रॉयस धीरे धीरे रुकी। इसकी नंबर प्लेट में विशेष दोहराए गए नंबर थे। उस कार के दिखाई देने से पूरा शोरगुल वाला माहौल पल भर में शांत हो गया। यहाँ तक कि सबसे आक्रामक ब्लॉगर्स ने भी बिना सोचे समझे अपने स्टेबलाइजर्स कम कर दिए। कार का दरवाजा खुला और एक प्रभावशाली उपस्थिति वाला एक युवक बाहर निकला। उसने एक हाई एंड कस्टम सूट पहना हुआ था। उसने अपने चारों ओर हैरान नजरों को नजरअंदाज कर दिया और सीधे मेरी ओर चला। जैसे ही मैं सबके अविश्वास की नजर के सामने सीढ़ियों पर खड़ा था, उसने मुझे गले लगाया और भाई सेन, मैंने सुना है कि जेल से बाहर आने के बाद आपको कुछ परेशानियां हो रही हैं। क्या आपको मदद चाहिए? मैं थोड़ा मुस्कुराया। युवा मास्टर लिन, यह सिर्फ कुछ पारिवारिक मामले हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? यह युवक कोई और नहीं बल्कि सबसे अमीर लिन परिवार का इकलौता बेटा था, लिनचेन, जिसे मैंने 3 साल पहले जेल में बचाया था। उसकी उपस्थिति वहां मौजूद हर किसी के चेहरे पर एक अदृश्य थप्पड़ की तरह थी। लिन समूह का युवा मास्टर, असंभव। वह एक पूर्व कैदी को कैसे जान सकता है? लिंचन ने भीड़ को ठंडी नजर से देखा। कैदी, उसने किसी की जान बचाई थी और कुछ कायरों के स्थान पर सजा काटी थी, जिनमें अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने का साहस नहीं था। मैंने 3 साल पहले की दुर्घटना की फाइलें जांच के लिए अलदे वकीलों को भेज दी हैं। सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। सच्चाई शब्द सुनते ही भीड़ में छिपा सिनन अचानक कांप उठा। उसके पैरों से ताकत चली गई और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। जिस बात का उसे सबसे ज्यादा डर था वह आखिरकार हो गई थी। धनी लिन परिवार के विकास का मतलब था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में जो झूठ की इमारत खड़ी की थी वह ढहने वाली थी। लिंचन के आते ही पत्रकारों ने तुरंत अपना लक्ष्य बदल लिया। वे अब उससे यह नहीं पूछ रहे थे कि वह अपने माता पिता को बाहर क्यों निकाल रहा है। वे अब पागलों की तरह 3 साल पुरानी दुर्घटना के संदिग्ध बिंदुओं के बारे में पूछ रहे थे। तूफान का केंद्र अब सनन बन गया था। इस बीच लिविंग रूम के अंदर लिंचन द्वारा लाई गई शीर्ष स्तरीय कानूनी टीम अब पूरे सार्वजनिक दृष्टिकोण में थी। संचार को नियंत्रण में लाया गया था। स्वांगिन मुझे चाय और पानी परोसने में व्यस्त थी। इस अचानक समर्थन को देखकर उसकी आंखों की चिंता अंततः गायब हो गई। उसकी जगह प्रशंसा ने ले ली।
भाईसन, आप तब बहुत भोले थे। ऐसे परिवार के लिए कुछ भी बलिदान करना इसके लायक नहीं था। मैं थोड़ा मुस्कुराया। उस समय मुझे लगा कि परिवार ही सब कुछ है। अब जब सब कुछ स्पष्ट है तो मुझे राहत की एक अजीब भावना महसूस होती है। तभी मेरा फोन बजा। यह पापा का फोन था। इस बार उनकी आवाज पिछले अहंकार और दुर्व्यवहार से रहित थी। केवल एक टूटी हुई, विनती करने वाली आवाज। शियोलिन, कृपया युवा मास्टरलिन को रुकने के लिए कहो। अगर उसे भेज दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया तो हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। वह तुम्हारा अपना भाई है। तुम उसे बर्बाद होते हुए कैसे देख सकते हो? मैंने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, पापा, मैं पहले ही उसके लिए 3 साल जेल में काट चुका हूं। हमने हिसाब बराबर कर लिया है। अब वह अपनी जिंदगी का ख्याल खुद रख सकता है। इसके साथ मैंने फोन काट दिया और उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। बाहर सियनेदन कई पत्रकारों से घिरा हुआ था, जिसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसका चेहरा, जो कभी श्रेष्ठता से भरा था, अब घोर निराशा से भर गया था। मैंने खिड़की से अराजकता देखी, लेकिन मेरा दिमाग अगले कदम में व्यस्त था। उस घर को वापस लेना तो बस शुरुआत थी। मैं चाहता था कि वह समझे कि सम्मान और पारिवारिक स्नेह केवल चिप्स नहीं है जिनका वे अपनी मर्जी से उपयोग कर सकते हैं। लिंचिन का हस्तक्षेप एक गहरे समुद्र के बम की तरह था, जिसने शिन परिवार के लिए बची उम्मीद की आखिरी किरण को भी उड़ा दिया। जब खबर आई कि पुलिस जांच में सहयोग के लिए सेंटिन को ले गई है, तो मेरे माता पिता, जिन्होंने तब तक प्रभावशाली बनकर अमीर बनने का सपना देखा था, पूरी तरह से टूट गए। इस बार वे रिपोर्टर या लाउड स्पीकर नहीं लाए थे। वे मेरे स्टडी के दरवाजे तक पहुंचे, दो खाली कठपुतलियों की तरह एक दूसरे के सहारे टिके हुए। मेरे पिता के हाथ, जो हमेशा मुझे कोसने के लिए उठते थे, अब बुरी तरह कांप रहे थे। उनकी आवाज और लगभग भीख मांग रही थी। जाओलिन, कृपया युवा मास्टर लिन से बस एक शब्द कह दो। उस साल की बात को दफनाया जा सकता है। तुम्हारा भाई उसका बच्चा है। वह जेल नहीं जा सकता। मैंने उनके माथे की गहरी झुर्रियों को देखा, लेकिन मुझे जरा भी सहानुभूति महसूस नहीं हुई। इन कुछ दिनों ने इस परिवार के लिए बची खुची कृतज्ञता को मिटा दिया था। अचानक मेरी माँ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। वह बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। शोलन, मेरी माँ हाथ जोड़कर तुमसे विनती करती है, बस अपने भाई को जाने दो। हमें घर नहीं चाहिए। हम गांव लौट जाएंगे और खेती करेंगे। मैंने धीरे से कहा, ठीक है, वह घर हमेशा से मेरा ही रहा है। जहां तक सेंतिन की बात है, कानून उसे न्याय देगा, मैं नहीं। मेरी माँ की चीखें स्टडी की खामोशी में जोर से गूंज उठी। मैंने अपनी आंखें बंद की और मेरे दिमाग में जेल जाने से पहले का एक चेहरा आ गया, आशा और पारिवारिक प्यार से भरा हुआ। तब मुझे लगता था कि अपने परिवार की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह जिद्दी प्यार 3 साल के लिए मेरी बेड़ियां बन जाएगा। सजा की गिरफ्तारी के बाद शौलन ने आखिरकार अपना पाखंडी मुखौटा उतार दिया। वह जानती थी कि सब कुछ खत्म हो गया है। अदालत के जबरन निष्पादन से पहले घर की हर चीज को बेचने और ले जाने की योजना बनाई। सोफा फाड़ दिया गया था, महंगे लैंप आधे खुले थे, और यहाँ तक कि दीवारों पर सजावटी पेंटिंग भी नष्ट कर दी गई। उसने इस गुस्से में उन्हें एक डरे हुए शिकारी कुत्ते की तरह फाड़ दिया। अपना क्षेत्र खोने से पहले मांस का हर आखिरी टुकड़ा हड़पने की कोशिश कर रही थी। यह सेकंड हैंड फर्नीचर जैसे भी हो, बेच दो, उसने कहा जब वह घबराहट में अपना सामान हटा रही थी। वकील जान कुछ वर्दीधारी अदालत कर्मचारियों के साथ गेट पर पहुंचे। घर के अंदर अव्यवस्था देखकर वकील जान ने भौहें सिकोड़ी। मिसेज एशिया, अदालत के जब्ती आदेश के अनुसार इस संपत्ति की सभी निश्चित सुविधाएं और सहायक उपकरण सुरक्षित हैं। आपके कार्य जानबूझकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के अंतर्गत आते हैं। चलन एक पागल औरत की तरह चिल्लाते हुए कैंची लेकर उन पर झपटी। यहां से निकल जाओ। यह मेरे पति का घर है। उस पूर्व कैदी सिंगली को इसे लेने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इसे ध्वस्त कर दूंगी, लेकिन मैं उसे एक भी ईंट नहीं दूंगी। अदालत के कर्मचारी जल्दी से उसे पकड़ने के लिए दौड़े। आलियन उस सामान को लिए हुए धूल भरी जमीन पर गिर पड़ी जो उसने अभी तक नहीं लिया था। उसे देखकर उसने दर्द भरी चीख निकाली। मैं पुराने घर के सामने एक पेड़ की छाया में खड़ा था और देख रहा था कि जो चीजें कभी मेरी जिंदगी का हिस्सा हुआ करती थीं, उन्हें एक एक करके सील किया जा रहा था। यह वह घर था जिसे मैंने अपनी कड़ी मेहनत से खरीदा था, जिसमें मैंने भविष्य के लिए अपने सारे सपने निवेश किए थे। लेकिन अब जब मैंने इसे पहली बार साइलिन द्वारा नष्ट होते देखा, तो मुझे अपने दिल में एक अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ। अगर कुछ चीजें पूरी तरह से नष्ट नहीं होती हैं, तो एक नया जीवन कभी भी सही मायने में शुरू नहीं हो सकता। अदालत की मुहरें अब हर जगह थीं। संपत्ति के नुकसान के निलंबन के तहत साइलन को जांच के लिए ले जाया गया। जो दालान कभी शोर शराबे से भरा रहता था, वह अब कब्र की तरह शांत था। केवल मेरे बूढ़े माता पिता ही बचे थे, मानो उनकी आत्माएं निकल गई हों। वे ठंडी सीढ़ियों पर टूटे हुए बैठे थे। मैंने उस सुरक्षा द्वार को देखा जिसे मैंने व्यक्तिगत रूप से चुना और स्थापित किया। इसका पेंट अब इस घर के नाजुक पारिवारिक बंधनों की तरह ही उखड़ रहा था। मेरे पिता ने अपना सिर उठाया। उनकी धुंधली आंखों में अब पहले जैसा अधिकार नहीं था, केवल अंतहीन पछतावा बचा था। उनकी आवाज भारी थी और वह थोड़ा कांप रही थी। शोलन, क्या तुम वास्तव में हमें पूरी तरह से नष्ट करने जा रहे हो? तुम्हारा भाई अंदर पीड़ित है और तुम यहाँ उसका घर छीनने आए हो। क्या तुम्हारी अंतरात्मा को कुत्तों ने खा लिया है? मैंने उन्हें शांत भाव से देखा। पिताजी, मैंने 3 साल पहले जेल में अपनी अंतरात्मा को बाहर निकाल दिया था। मैं इस घर का नवीनीकरण करूंगा, लेकिन आज से मैं तुम लोगों को यहाँ कदम नहीं रखने दूंगा।
यह सुनकर मेरी माँ फिर से टूटकर रोने वाली थी, लेकिन एक कोमल और मजबूत हाथ ने उसे रोक दिया। मुझे नहीं पता कि सुबोंगन दालान के अंत में कब प्रकट हुई। उसने एक पेशेवर सूट पहना हुआ था और कई कानूनी दस्तावेज पकड़े हुए थी। उसने मेरे माता पिता का विनम्रता से अभिवादन किया, लेकिन उसकी आवाज़ में बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। अंकल, आंटी, मैं मिस्टर सेन की निजी सहायक हूँ। इस संपत्ति के आगे के प्रबंधन के लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अगर आप लोगों ने आगे कोई गड़बड़ी पैदा की तो मैं मिस्टर सेन की ओर से एक व्यक्तिगत निरोधक आदेश दायर करूंगी। मेरे माता पिता उसकी पेशेवर उपस्थिति से पूरी तरह स्तब्ध थे। घर पर नाटक करना उनकी आदत थी, लेकिन वे उन शिक्षित लोगों से डरते थे जो कानून और नियमों की भाषा बोलते थे। मैं उसे देखकर थोड़ा हैरान था और पूछा, तुम यहाँ कैसे? सुबोंग थोड़ा मुस्कुराई। युवा मास्टर ने कहा, आपको किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो नुकसान को समझता हो और विस्तार उन्मुख हो। इसलिए मैंने स्वेच्छा से काम किया भाई सेन। आपको कुछ गंदे और कठिन काम खुद करने की जरूरत नहीं है, मुझे करने दो। मैंने उसकी ओर देखा और मेरे दिल में एक गर्माहट फैल गई। जब हर किसी ने मुझे नकार दिया था, यह लड़की जो शुरुआत में केवल मेरी किराएदार थी, अब मेरा सबसे मजबूत सहारा बन गई थी। हालांकि मैंने घर वापस ले लिया था, सीलिन पूरी तरह से गायब नहीं हुई थी। जमानत अवधि का फायदा उठाते हुए उसने विभिन्न संपर्कों के माध्यम से स्विंगलिन तक पहुंच प्राप्त कर ली। उसने सोचा कि स्वेंगलैंड केवल एक अस्थायी कर्मचारी थी जिसे मैंने काम पर रखा था, इसलिए उसने मेरे बचाव को अंदर से तोड़ने के लिए उसे रिश्वत देने का फैसला किया। सेलिन मेज के दूसरी तरफ बैठी थी। उसका मेकअप भी उसकी आंखों की थकान को छिपा नहीं पाया। उसने अपने बैग से एक बैंक कार्ड निकाला और धीरे धीरे इसे स्वांगविन की ओर खिसकाया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों का लालच साफ दिखाई दे रहा था। बंगा, कृपया मूल बिक्री अनुबंध को गायब कर दो, तो इस कार्ड के 5 लाख रुपए तुम्हारे हो जाएंगे। सबुबांगन ने शांति से कॉफी का घूंट लिया, कप नीचे रखा और उसके होठों पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखाई दी। उसने सियालिन को ऐसे देखा जैसे वह किसी जोकर को देख रही हो। मिसेज शिया, शायद आपको कोई गलत फहमी है। मैं मिस्टर सेन की कर्मचारी नहीं हूँ, मैं उनकी बिजनेस पार्टनर हूँ, और सबूत नष्ट करने के लिए मुझे रिश्वत देने का आपका पूरा प्रयास रिकॉर्ड कर लिया गया है। सिलोन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और वह सदमे में खड़ी हो गई। तुम कमीनी, मुझे धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसके गंदे पैसों के बहकावे में मत आओ। वह सिर्फ एक बेकार पूर्व कैदी है। मैं दरवाजे से अंदर आया और उसकी टूटी हुई स्थिति देखी। वह कभी मेरी भाभी थी। मैंने उसके लिए एक कार और घर खरीदने के बारे में भी सोचा था, लेकिन उसने सबसे लालची और दुष्ट रास्ता चुना। मैंने उसकी ओर देखा, मेरी आंखें केवल निराशा से भरी थीं। तुम्हारा आखिरी मौका भी तुमने इसे अपने ही हाथों से बर्बाद कर दिया। वकील जन नीचे इंतजार कर रहे हैं। रिश्वतखोरी और सबूतों से छेड़छाड़ के बारे में अब ये बातें जज को समझाना। वह कुर्सी पर गिर पड़ी, उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। निजी कमरे की खिड़की से सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन वह उसके अंदर के अंधेरे को रोशन नहीं कर सकी। मैंने अपना सिर घुमाया और उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने मुझे आंख मारी। हमारे बीच की खामोश समझ हवा में साफ महसूस की जा रही थी। लालच और विश्वासघात की इस लड़ाई में परिणाम पहले ही तय हो चुका था, लेकिन असली हिसाब किताब तो अभी शुरू ही हुआ था। सीलिन को ले जाए जाने के बाद मेरे पिता, जो अब तक खुद को संभाले हुए थे, वह अचानक बीमार पड़ गए। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए उनके माथे पर एक तौलिया था और वे सानितान का नाम बड़बड़ाते रहे। मुझे पता था कि यह मुझे मुकदमा वापस लेने के लिए मजबूर करने का उनका आखिरी भावनात्मक ब्लैकमेल। जब मैंने कमरे में प्रवेश किया तो मेरी माँ बिस्तर के पास बैठी अपने आंसू पोंछ रही थी। मुझे देखकर वह पहले की तरह मुझे गाली देने के लिए नहीं उछली। इसके बजाय कांपते हुए उसने मेरे कपड़ों का किनारा पकड़ लिया। उसकी आंखें खून से भरी थी। शोलन, तुम्हारे पिता का दिल अब और नहीं सह सकता। डॉक्टर कह रहे हैं कि इस परिवार को टूटने से बचाने के लिए उन्हें और तनाव नहीं देना चाहिए। अपने भाई और साइलेंट को माफ कर दो। मैंने धीरे धीरे खुद को अपने कपड़ों से छुड़ाया। मेरी आवाज इतनी शांत थी कि उसमें कोई भावना भी नहीं दिख रही थी। माँ, जब मैं 3 साल पहले जेल गया था तो मेरा दिल भी टूट गया। उस समय परिवार के बारे में सोचकर मुझे किसने माफ किया था? बिस्तर पर लेटे मेरे पिता अचानक जोर जोर से खांसने लगे और कांपते हाथ से मेरी ओर इशारा किया। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन बोल नहीं सका। मैंने उनकी ओर देखा, लेकिन मेरे दिल में कोई गुस्सा नहीं। यह सिर्फ वह थकान थी जो दुनिया की सच्चाई को समझने के बाद आती है। तुम निकम्मे बेटे, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? सिलिन, मैंने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा। डॉक्टर ने कहा, आपको बस हाई ब्लड प्रेशर है, कुछ भी गंभीर नहीं है। यह अभिनय पत्रकारों के सामने उपयोगी हो सकता है, लेकिन अब मुझ पर इसका कोई असर नहीं होगा। मैं अस्पताल के कमरे से बाहर चला गया। मैं पीछे से अपनी माँ की हताश चीखें सुन सकता था, लेकिन मैं पीछे नहीं मुड़ा। अस्पताल का नाटक मेरे जीवन की गति को नहीं रोक सकता। मैं छत पर रॉकिंग चेयर पर बैठा दूर शांत इलाके को देख रहा था। तभी स्वांगवन ताजा कॉफी के 2 कप लाई और उन्हें धीरे से मेज पर रख दिया। उसके कार्य इतने स्वाभाविक थे, जैसे कि हम बहुत लंबे समय से इस तरह एक साथ थे। इन दिनों के दौरान उसने मेरे लिए बहुत सारे कानूनी दस्तावेजों और सामाजिक परेशानियों को संभाला, जिसके कारण मैं पारिवारिक मामलों के उस दलदल से बाहर निकल पाया। भाई सेन, युवा मास्टरलिन ने उस साल की दुर्घटना के सभी सबूत पूरे कर लिए हैं। अब आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि हो गई है कि सेनेटिन ने आपको बलि का बकरा बनाया था। अंतिम फैसला जल्द ही सुनाया जाएगा।
मैंने हल्का सा सिर हिलाया। उसे वहीं जाना चाहिए जहां उसे होना चाहिए। उसे 3 साल पहले ही यही जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। हिरासत केंद्र में सनितिन की हालत अच्छी नहीं थी। अब न तो माता पिता का संरक्षण था और न ही सिलिन का झूठा अहंकार। बचपन से बिगड़ा उसका मिजाज उसे वहां से और अधिक पीड़ित करेगा। सुबहान कुछ पलों के लिए चुप रही। फिर उसने मुझे कोमल आंखों से देखा। जब यह सब खत्म हो जाएगा तो आपकी क्या योजनाएं हैं? क्या आप एक मकान मालिक के रूप में इस पत्थर के विला में रहेंगे? मैंने क्षितिज की ओर देखा और थोड़ा मुस्कुराया। यह तो बस शुरुआत है। जो 3 साल मैंने खो दिए, अब मैं उन्हें अधिक सार्थक तरीके से भरूंगा। मैंने उसकी ओर देखा। बंगन, क्या तुम अभी भी मेरी मदद करोगी? स्वर्ण ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें क्रिस्टल की तरह चमक रही थीं। मुझे पता था कि वह सड़ा हुआ काला अतीत मेरे जीवन से धीरे धीरे फीका पड़ रहा था और उगते सुबह के सूरज की तरह लिन परिवार में एक नया जीवन धीरे धीरे उभर रहा था। ये देखते हुए कि 3 साल पहले सबूतों को दबा दिया गया था, जैसे ही इसे आधिकारिक तौर पर केस फाइल में जोड़ा गया, दुर्घटना के बारे में सच्चाई आखिरकार दुनिया के सामने आ गई। एचाइडन आरोन और एक अन्य व्यक्ति को किसी आदमी को अपराध स्वीकार करने के लिए हेरफेर करने के आरोप में 4 साल जेल की सजा सुनाई गई। सजा सुनकर सेंतिन बेंच पर बैठ गया और उसे हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। ऐसा लगता था कि माता पिता की सुरक्षा और साइलेंस के नाटकों के कारण वह हमेशा परछाइयों के पीछे छिपा रहेगा। लेकिन वह भूल गया था कि परछाइयों का भी अंत होता है। अदालत में मेरे पिता रो रहे थे और अपनी छाती पीट रहे थे। मेरा बेटा 4 साल का था जो एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक हुआ। उसका जीवन बर्बाद हो गया। सैंडलिन, तुम उसके बड़े भाई होकर इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? मैं धीरे से खड़ा हुआ और पापा को शांत आंखों से देखा। पिताजी, मैंने उसकी जगह जो 3 साल जेल में बिताए, तब मैंने आपको एक बार भी उसके खिलाफ बोलते नहीं सुना। अब जबकि वह सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, तो आप इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मेरी माँ लगभग बेहोशी की हालत में रो रही थी और धीमी आवाज में वह मुझे परिवार की बर्बादी के बारे में बता रही थी। लेकिन मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं सीधे अदालत के कमरे से बाहर निकल गया। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई, लेकिन मेरे दिल में मुझे थोड़ी देर के लिए एक अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ। मिस्टर सेन की सजा कई आरोपों के कारण बढ़ सकती है, और जहां तक संपत्ति विवादों का सवाल है, वह पूरी तरह से बंद हो चुका है। मैं थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन यह मेरे नए जीवन की शुरुआत है। वकील जॉन, कृपया युवा मास्टर लिन से संपर्क करें। मैं वह निवेश योजना शुरू करना चाहता हूँ। मिस्टर सेन, युवा मास्टर लिन, यह वकील जॉन है। मिस्टर सेन आपसे बात करना चाहते हैं। पारिवारिक आपदा समाप्त होने के बाद मैं अब प्रतिशोध की खुशी में डूबा नहीं था, बल्कि मैंने लिन चेन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और आधिकारिक तौर पर कुलीन व्यापारिक हलकों में प्रवेश किया। मैंने अपनी प्रारंभिक पूंजी बनाने के लिए 5 विला बेच दिए। उस पैसे से मैं अपना खुद का व्यापारिक साम्राज्य बनाना चाहता था। मैंने रिसेप्शन में एक कस्टम मेड सूट पहना था। मेरी उपस्थिति अब पहले से कहीं अधिक स्थिर और शांत थी। सुबांगन, मेरी बिजनेस पार्टनर, एक खूबसूरत शाम के गाउन में सबका ध्यान खींच रही थी। वह बड़े व्यापारिक दिग्गजों के बीच आराम से घूम रही। वह आत्मविश्वास के साथ बात कर रही थी और एक एक करके मुझे प्रभावशाली लोगों से मिलवा रही थी। भाईसन सामने चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। वह आपके पुराने शहर के नवीनीकरण प्रोजेक्ट में बहुत रुचि रखते हैं। वह आपसे निजी तौर पर बात करना चाहते हैं। मैंने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, लगता है हमारा पहला कदम काफी मजबूत था। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ने वाले थे, एक अप्रत्याशित आगंतुक अचानक हमारे रास्ते में खड़ा हो गया। जैसे ही हम आगे बढ़ने वाले थे, एक अप्रत्याशित आगंतुक ने हमारा रास्ता रोक लिया। वह हायन सिटी के एक प्रसिद्ध रियल एस्टेट टाइकून थे, मिस्टर जो। उन्होंने वाइन का गिलास घुमाते हुए एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर सेन, आप हाल ही में काफी हलचल मचा रहे हैं। आपका अपने परिवार के साथ गंभीर विवाद चल रहा है। व्यवसाय में सद्भाव सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने ही माता पिता के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, तो कौन आपके साथ आराम से सहयोग करेगा? मैंने उसे शांति से देखा। मिस्टर जो, आपकी जानकारी काफी पुख्ता है, लेकिन मैं इसे व्यापारिक नियमों और सीमाओं के आधार पर करता हूँ। जिन लोगों की खुद कोई सीमा नहीं है, वे मेरे साथ सहयोग करने के लायक भी नहीं है। मिस्टर जो का चेहरा तुरंत खट्टा हो गया और पास खड़े व्यापारियों ने भी अपनी निगाहें फेर ली। यह स्पष्ट था कि वह मेरी ताकत और क्षमताओं का पुनर्मूल्यांकन कर रहा था, लेकिन मैंने इस छोटी सी घटना को अपनी लय को प्रभावित नहीं करने दिया। मुझे पता था कि आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है। स्टर जो जैसे प्रतियोगी तो बस हिमखंड का सिरा थे। 3 दिनों बाद मुझे फिर से मिस्टर जो का निमंत्रण मिला। बहुत सोच विचार के बाद मैंने आखिरकार मुलाकात स्वीकार कर ली। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने देखा कि मिस्टर जो लेदर के सोफे पर बैठे थे। वह अपने हाथ में जेड की 2 गेंदें घुमा रहे थे और उनके चेहरे पर वही पाखंडी मुस्कान थी, जैसे किसी और की नियति उनके नियंत्रण में हो। उन्होंने सोचा कि यह घोटाला मेरे लालची माता पिता द्वारा बनाया गया था। वह इसका फायदा उठाएंगे और मुझे पुराने शहर के नवीनीकरण प्रोजेक्ट को छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे। मैं गया और उनके सामने आराम से बैठ गया। सुबोंग मेरे पीछे खड़ी थी। उसने धीरे से संगमरमर की मेज पर दस्तावेजों से भरा एक मोटा लिफाफा रखा। लिफाफे के गिरने की आवाज चेतावनी की घंटी की तरह गहरी और भारी थी। मिस्टर जो ने मुझे तिरस्कार से देखा। उन्होंने धुएं का एक छल्ला छोड़ा और खारिज करने वाले लहजे में कहा, मिस्टर सेन, आपने क्या तय किया है?
ऑनलाइन समाचार अभी तक शांत नहीं हुए हैं। अगर आप वह ज़मीन मेरे नाम कर देते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कि कल से सभी पत्रकार गायब हो जाएंगे और आप फिर से एक सफल व्यवसायी बन जाएंगे। मैंने कप नीचे रखा। मैं थोड़ा मुस्कुराया और सुबुबांग को इशारा किया। मिस्टर जो, शायद आप भूल गए हैं कि मैंने वे 3 साल कहाँ बिताए थे। उस जगह मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात सीखी वह यह थी कि कभी धमकियों के आगे नहीं झुकना चाहिए। सुबोंगवा ने लिफाफा खोला। अंदर मिस्टर जोकी के अवैध विध्वंस, टैक्स चोरी, कई अन्य रिश्वतखोरी मामलों के ठोस सबूत थे। यह सारी जानकारी लिनचेन ने रात भर में लिन परिवार के खुफिया नेटवर्क से प्राप्त की थी। मैंने शांत स्वर में कहा, मिस्टर जो, अगर मैं यह सब आर्थिक जांच दल को दे दूं, तो क्या आपकी कंपनी, क्या वह तब तक टिक पाएगी? मिस्टर जो की मुस्कान तुरंत जम गई। उनके हाथों में जेट की गेंदें एक दूसरे से टकराईं, जिससे तेज खड़खड़ाहट की आवाज आई। उनके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। सारे सबूतों के सामने उनका घमंड चूर हाइफन चूर हो गया था। मिस्टर सन, हम दोनों व्यवसायी हैं। इतना आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है ना। मैं धीरे से खड़ा हुआ। मैंने अपना सूट ठीक किया और एक आत्मविश्वासी मुस्कान दी। मछली मर सकती है, लेकिन मेरा जाल नहीं टूटेगा। मिस्टर जाओ, मैं भी आपको अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता, अन्यथा अगली मुलाकात अदालत में ही होगी। मैं पीछे मुड़कर देखे बिना हॉल से बाहर निकल गया। मेरे पीछे मिस्टर जो मिट्टी के ढेर की तरह सोफे पर गिर पड़े। व्यापार जगत का तूफान कुछ समय के लिए शांत हो गया था, लेकिन जीवन ने मेरे लिए जो असली परीक्षाएं तैयार की थीं, वे तो अभी शुरू ही हुई। 6 महीने बाद सीन ने जेल की अस्पताल में एक बेटे को जन्म दिया, क्योंकि सेंदन और सेलिन दोनों जेल की सजा काट रहे थे और दूसरी तरफ का परिवार उस बच्चे को एक बोझ मान रहा था। कई चक्करों के बाद वह छोटा लड़का आखिरकार मेरे स्टडी रूम में पहुंच गया। मैं पालने में लेटे उस छोटे से जीवन को जटिल नजरों से देख रहा था। इसका नाम क्या रखा जाए? सीलिन ने कोई नाम नहीं चुना था। जन्म प्रमाण पत्र में इसके लिए एक खाली जगह है। सुबोंग ने मुझे देखा। भाई सेन, क्या आपने वास्तव में इस बच्चे को गोद लेने का फैसला कर लिया है? इसका मतलब है कि आप जीवन भर उन दोनों लोगों की परछाइयों से जुड़े रहेंगे। उसकी आंखों में चिंता थी। मैंने बच्चे को देखा। उसने अपनी छोटी उंगली बढ़ाई और सुबोंगवन की उंगली को कसकर पकड़ लिया। मैं धीरे से मुस्कुराया। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन मेरे पास था। मैंने बच्चे को गोद में उठा लिया। उसका नाम सेनन होगा। अपने अंदर उस मृत पारिवारिक स्नेह की याद में मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं फिर कभी वही गलती न करूं। बाहर से आलोचना का सामना करने के बावजूद मैंने आधिकारिक तौर पर नीनर की गोद लेने की प्रक्रिया पूरी की, ताकि उसे एक शांत और स्थिर वातावरण मिल सके। मैंने अपने व्यापार विस्तार की गति धीमी कर दी। दी और सुबांग और हुआन ने भी कई उच्च भुगतान वाले प्रस्तावों को ठुकरा दिया। समय बहुत तेजी से बीत गया, क्योंकि मैं इस घर का सबसे कोमल अभिभावक बन गया था। पलक झपकते ही 3 साल बीत गए। विला के बगीचे में गिंको के पेड़ पहले पीले हुए, फिर से हरे हो गए। 3 साल की गर्मियां और सर्दियां चुपचाप मेरी उंगलियों से फिसल गईं। जूनियर कभी डायपर पहनने वाला बच्चा था, अब वह एक छोटी बच्ची बन गई थी, जो अपने स्कूल बैग के साथ घूमती थी। वह अपने छोटे पैरों से मेरे पीछे दौड़ती और मुझे पापा बुलाती। पापा पापा, आंटी बांगन ने कहा, आज वह मुझे चिड़ियाघर ले जाएंगी, चलो जल्दी चलें। नीनर को इतना खुश देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और प्यार से उसकी नाक को छुआ। ठीक है, पापा और आंटी बांगवन तुम्हें ले जाएंगे। इस 3 साल की सुंदरता कभी कभी कुछ कठोर आवाजों से टूट जाती थी। हर कुछ महीनों में मेरे माता पिता विला क्षेत्र में आते थे। जेल में हमेशा पैसों की जरूरत होती थी। कभी सिनेडन को अंदर रिश्वत के लिए पैसों की आवश्यकता होती, तो कभी सिलिन के चिकित्सा खर्च के लिए। उस समय मेरे पिता फिर से लोहे का गेट पीटते और चिल्लाते। उनकी बूढ़ी आवाज अभी भी पहले जैसी ही जहरीली थी। सैंगलिन, तुम एक एहसान फरामोश को पाल रहे हो, और तुम्हारा अपना भाई जेल में पीड़ित है। क्या तुम उससे मिलने भी नहीं जाते? तुम्हारे पास दिल नहीं है। मैं दूसरी मंजिल की बालकनी पर खड़ा ऊपर से उस आदमी को देख रहा था। वह वही था जिसका मैं कभी सम्मान करता था। मेरी आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी। जो पेंशन मैंने आपको दी है, मैं आपको वही देता हूँ। वह एक सामान्य जीवन के लिए काफ़ी है। जहाँ तक सानितान का सवाल है, वह उसका अपना है। यह उसकी गलती है, कोई और इसकी सज़ा नहीं भोगेगा। मैंने खिड़की बंद कर दी और उसकी गालियों को बाहर ही रहने दिया। वह मेरी बाहों में रही, जोर जोर से हंसती हुई। इन 3 वर्षों में वह मेरी सबसे बड़ी खुशी थी। यह एक बड़ी राहत थी। जबकि जेल में सेंतिन एक कोने में डरा हुआ एक टूटी हुई लोहे की ट्रे पकड़े बैठा था, जिसने कभी एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का प्रवेश पत्र पकड़ा हुआ था। अब यह कड़ी मेहनत का कारण है। उसके सेल के साथी रोंगटे खड़े होने से छालों से ढके हुए थे। वे उसका बचा हुआ खाना उसकी ट्रे में फेंक रहे थे। अरे तुम वही जीनियस हो ना, जिसने अपनी जगह अपने बड़े भाई को जेल भेज दिया था। आज क्या हुआ? बस बिना फर्श साफ किए खाने की सोच रहा है। सेंतिन का शरीर डर से कांप रहा था। वह डर से भरी आंखों के साथ उठा। मैं अभी करता हूँ, उसने कहा। तुरंत ट्रे नीचे रख दी और पीटे हुए कुत्ते की तरह पोछा उठा लिया। उसने सोचा था कि जेल सिर्फ सोने की जगह बदलने जैसा होगा, लेकिन वहां के नियम बाहरी दुनिया से भी ज्यादा क्रूर थे। उसने मेरे नाम का उपयोग करके अंदर सुरक्षा पाने की कोशिश की। मेरा बड़ा भाई सैंगलिन है, वह बहुत अमीर है। मुझे किसी की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसे जोरदार थप्पड़ मारा गया। सामने वाले व्यक्ति की आंखों में सीधा तिरस्कार था। ऐसे व्यक्ति के लिए तिरस्कार जो पूरी तरह से स्वार्थी था। तुम्हारे बड़े भाई सैंगलिन, जो सबसे अमीर हैं,
और तुम वह जानवर जो अपने ही भाई को धोखा देता है। तुम उसका नाम लेने के लायक भी नहीं हो। आज से तुम यहाँ घुटनों के बल बैठोगे। सांतिन अपनी आंखें बंद करके सीवेज से भरे फर्श पर गिर गया। वह आखिरकार उस बेबसी को समझने लगा था जो मैंने जेल में महसूस की थी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि मैं किसी की रक्षा करने गया था और वह केवल अपने पापों की कीमत चुका रहा था। जल्द ही जेल में सनीन की हालत की खबर मेरे माता के पिता तक पहुंच गया। लेकिन सेनेट की गलतियों पर विचार करने के बजाय उन्होंने पूरा दोष मुझ पर डाल दिया। उन्हें लगा कि मैं अपने संपर्कों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। मेरे पिता अपने छोटे बेटे के लिए वापस मेरे जीवन में आए। ऐसे कपड़े जो कई दिनों से नहीं बदले गए थे, एक सड़ी हुई गंध और गुस्से से भरी भारी आवाज। सिंह, देखो जेल में तुम्हारा भाई कैसा है। उसकी एक पसली भी टूट गई है और तुम यहाँ आराम से खा पी रहे हो। मैंने अपने भाव बदले बिना उत्तर दिया। यह वह रास्ता था जो उसने खुद चुना था। 3 साल पहले जब मैं इस सब से गुजर रहा था तो आप ही ने मुझसे कहा था, एक बड़ा भाई पिता के समान होता है, इसे सहना सीख। फिर अचानक मेरी माँ फूलों के पीछे से बाहर आई। फिर वही पुराना नाटक। वह जमीन पर गिर जाती है और हंगामा खड़ी कर देती है। मैं ऐसा करना चाहता था, लेकिन इस बार मैंने इसे मौका नहीं दिया। मैंने सीधे सुरक्षा कर्मचारियों की ओर इशारा किया। माँ चिल्लाने लगी, सब लोग देखो, वह अपने माता पिता को मारना चाहता है। मुझे अपने भाई के जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं थी। मैंने उसे ठंडी नजर से देखा। मेरी आंखों में बची कोमलता की आखिरी बूंद भी गायब हो गई। जिस कमीने की आप बात कर रहे हैं, वह सिटेशंस और सिलिन का जैविक पुत्र है। अगर आपने यहाँ फिर से नाटक किया तो मैं वकील को जेल भेजूंगा ताकि सेनेट को पता चले उसके माता पिता उसके इकलौते बेटे के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। मेरी माँ की आवाज अचानक रुक गई और उसने मुझे एक गला घोंटी हुई बूढ़ी मुर्गी की तरह घूरा। उन्हें नहीं पता था कि निन्ना सेंत और सिलिन का बच्चा था। उस क्षण वे दोनों अपनी जगह पर जम गए। मेरे होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई दी। मैं अंदर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन मेरे पिता ने मुझे रोक लिया। उनकी आवाज में सतर्क आशा और चापलूसी थी। शौलन, मुझे बच्चे को देखने दो। मैं पीछे मुड़कर देखे बिना घर के अंदर चला गया। मैं बिल्कुल भी उन्हें एनीनर के पास नहीं आने दूंगा। मुझे इन लोगों पर भरोसा नहीं है। सुबानगर सोते हुए नाइनर को अपनी गोद में लिए खड़ी थी। दरवाजे पर चमकती रोशनी वही घर थी जिसकी मैं रक्षा करना चाहता। जब से सेलिन ने हिरासत अस्पताल में नैनर को जन्म दिया था, प्रसवोत्तर ठंड और भारी मानसिक दबाव के कारण उसे एक गंभीर पुरानी बीमारी हो गई थी। वह महिला जो पहले केवल सोना और चांदी पहनने और विलासितापूर्ण जीवन जीने के बारे में सोचती, अब वह अस्पताल के बिस्तर पर कमजोर पड़ी थी, खाली आंखों से छत को घूर रही थी। लंबे समय तक रक्त और पोषण की कमी के परिणाम स्वरूप उसके बाल रूखे और पीले हो गए थे। उसके गाल इतने धंस गए थे कि थोड़ा सा पानी पीने के लिए उठना भी बेहद मुश्किल। हालांकि गार्ड नियमों के अनुसार उसकी देखभाल कर रहे थे, लेकिन उस संस्थान की ठंडी भावना ने केवल उसके अकेलेपन को बढ़ाया। बच्चा, वह बच्चा कहाँ है? मेरी माँ उसे कहाँ ले गई? उसके बगल में खड़ी नर्स ने कोई जवाब नहीं दिया, बस ड्रिप बदलती रही। शिलेन को नहीं पता था कि उसकी माँ, जो जिंदगी से ज्यादा पैसों से प्यार करती थी, पहले ही बच्चे को बोझ समझकर छोड़ चुकी थी। उसे यह भी नहीं पता था कि जिस भाई को वह श्रम सुधार अपराधी कहकर अपमानित करती थी, वह अब बच्चे की आखिरी उम्मीद बन गया है। शिलेन की आंखों के कोने से एक कड़वा आंसू छलक पड़ा। उसकी आवाज आक्रोश से भरी थी। सेंतिन, क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो? मेरी वजह से ही वे इस स्थिति में पहुंचे। अब खुश रहो। उसका पछतावा दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि उस विलासितापूर्ण जीवन को खोने के लिए था जो उसे इस मुड़े हुए मानसिक यातना के तहत मिल सकता था। उसकी बीमारी बार बार लौटती रही। डॉक्टर ने कहा कि यह पुरानी बीमारी संभवतः जीवन भर उसे परेशान करेगी। खिड़की की सलाखों से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जो जमीन पर छाया डाल रही। शैलिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका दिमाग मेरे नकद भुगतान वाले अपार्टमेंट में जीवन का आनंद लेने के दिनों को दोहरा रहा था। लेकिन अंत में वे दिन सिर्फ एक सपना थे, एक ऐसी जगह जहां वह कभी वापस नहीं जा सकती थी। जब मेरे माता पिता को पता चला कि मैंने नैनीना को गोद लिया है, तो वे आखिरकार स्थिति को समझ गए। क्या आपको पता है, वे अब सेंटिन और सेलीन पर भरोसा नहीं कर सकते थे। अगर उन्होंने मुझे पूरी तरह से परेशान किया तो वे सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हो जाएंगे। इसलिए जब उन्हें पता चला कि सेलीन गंभीर रूप से बीमार है, तो वे पहले की तरह तमाशा करने के लिए पत्रकारों के साथ नहीं आए। लेकिन उनका रवैया बदल गया। मेरे पिता सोफे के किनारे पर झुके हुए बैठे थे, घबराहट में अपनी जांघों पर हाथ रगड़ रहे। मेरी माँ लगातार अपने आंसू पोंछ रही थी और दोनों छिपकर मेरी ओर ऐसे देख रहे थे जैसे वे कोई गलती करने वाले बच्चे हों। शाओलिन, पिताजी मानते हैं हम मूर्ख थे जो हमने तुम्हारी नहीं सुनी। अब तुम्हारा भाई जेल में है और कालिन अस्पताल में एक पुरानी बीमारी से जूझ रही है। हमारा परिवार अब केवल तुम पर निर्भर हो सकता है। हाँ शाओलिन, माँ को हर दिन पछतावा होता है। हमें उस समय तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सैलून की बीमारी में बहुत पैसा लग रहा है। देखो, अगर केवल नैनर के लिए ही सही, उसे कुछ मदद दे दो। मैंने अपने हाथ में मौजूद रिपोर्ट को नीचे रखा और उन्हें ठंडी नजर से देखा। उनकी विलंबित विनम्रता ने मुझे खुश नहीं किया, बल्कि और भी विडंबनापूर्ण लगी। अगर मैं वह गरीब पूर्व कैदी होता जो अभी अभी जेल से बाहर आया था, तो क्या वे मुझसे इतनी नरमी से बात कर रहे होते? क्या उन्हें डर है कि मैं उनकी पेंशन देना बंद कर दूंगा, या क्या वे वास्तव में सोचते हैं कि सालिंदया की पात्र है? मेरे पिता का चेहरा थोड़ा मुड़ गया।
उनकी आंखों में शर्म की एक चमक दिखी, लेकिन वे तुरंत मुस्कुरा दिए। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम हमारे अपने बेटे हो। बेशक हम चाहते हैं कि परिवार ठीक रहे। अगर सैलून की बीमारी ठीक नहीं होती है तो बड़े होने पर हम नानर से क्या कहेंगे? तभी सुबेन और हुआन अपनी बाहों में नानर को ले जाते हुए सीढ़ियों से नीचे आए। यह दृश्य देखकर नानर सहज रूप से उसकी छाती से लिपट गया। भाई सेन, न को उसकी चीजें दे, हमें एक लंगोट चाहिए। जहां तक सेलेन के चिकित्सा खर्चों का सवाल है, वकील कहते हैं अगर हम कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हैं तो हमें केवल एक छोटा सा हिस्सा देना होगा। कानूनी क्री प्रक्रिया के बारे में सुनकर मेरी मां घबरा गई, लेकिन उसने अपनी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। वह बस उम्मीद से मेरी ओर देखती रही। उसकी आंखों में एक गणनात्मक चिंता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, शायफ आली, उस वकील की बात मत सुनो, वह बाहरी व्यक्ति है। हम परिवार हैं, इसे दान समझो। सेलीन की मदद करो। मां, उन्हें इस तरह जीवित रहने के लिए खुद को नीचा दिखाते हुए देख मेरे दिल में बची आखिरी हिम्मत भी धीरे धीरे कम होने लगी। वे बेहतर नहीं हुए थे, वे केवल कमजोर हो गए थे। और मैं सोच रहा था कि इस मोक्ष के नाटक को कैसे समाप्त किया जाए और क्या किया जाए। इससे पहले कि मैं फैसला कर पाता, मुझे खबर मिली कि लंबे समय तक मानसिक विकृति और आवर्ती शारीरिक बीमारी के कारण उसने एक ठंडी अंधेरी रात में हिरासत अस्पताल में अकेले अंतिम सांस ली। वह बच्चे को फिर से देख भी नहीं सकी और वह सेंतिन के जेल से बाहर आने का इंतजार नहीं कर सकी। कुछ ही समय बाद सेंतिन जेल से रिहा हो गया। 4 साल की जेल ने उसके आत्मसम्मान को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। लेकिन जब वह जेल के फाटकों से निकला तो उसके अंदर की हिंसा और भी तीव्र हो। उसके सफेद बालों वाले माता पिता पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सेंटिन के अपराधों पर विचार नहीं किया, बल्कि अपने प्यारे छोटे बेटे का समर्थन करने के लिए गांव की संपत्ति का हर एक आखिरी हिस्सा बेच दिया। लेकिन सेंटिन अब वह व्यक्ति नहीं था जिसे वे जानते थे। वह प्रतिभाशाली और विनम्र छात्र जा चुका था। सेंटिन ने उस सामान के बैग को लात मारी जो उसके माता पिता ने उसे दिया था। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी। तुम मेरे लिए सिर्फ यह गरीब आदमी का पैसा लाए हो। तुम इतने समय तक आरामदायक जीवन जीते रहे और तुम मुझे रहने के लिए यह जीर्ण शीर्ण झोपड़ी दे रहे हो। शियावेन, पापा और माँ में कोई क्षमता नहीं है। सारा पैसा तुम्हारे और लिलिन के इलाज में चला गया। चलो पहले बस जाते हैं। कल पिताजी एक निर्माण स्थल पर काम ढूंढेंगे। माँ एक नौकरानी के रूप में काम करेगी और हम निश्चित रूप से तुम्हारा समर्थन करने में सक्षम होंगे। सेंटिन ने तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए अपने झुके हुए माता पिता को देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता का कोई नामो निशान नहीं था, केवल अधिकार था। जेल में उसने कमजोरों पर अत्याचार करना और मजबूतों से डरना सीख लिया था। और अब दुनिया के सबसे कमजोर लोग उसके अपने माता पिता थे। जल्दी करो और मेरे सामने उस आदमी सांग का नाम मत लेना। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं आज नहीं तो कल उसके साथ अपना हिसाब चुकता करूंगा। उसके माता पिता ने एक दूसरे को देखा और डरते हुए उसके पीछे चल दिए। उन्हें लगा कि उन्हें फिर से सहारा मिल गया है, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि वे अपने घर में ऐसा अंधेरा ले आए हैं जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। रिहाई के कुछ समय बाद ही सेंटिन को एक जानलेवा बीमारी का पता चला। बीमारी की पीड़ा ने उसे और भी पागल कर दिया। वह काम से थका हुआ अपने माता पिता को पीटता जो लौटते थे। जरा सी बात जो उसे पसंद नहीं आती थी उस पर गालियां बकता था। मेरी जिंदगी इतनी दयनीय क्यों है? क्या तुम पैसे बचाने के लिए मुझे जहर देने की कोशिश कर रहे हो? यहाँ से निकलो और पैसे कमाओ। मैं मांस खाना चाहता हूँ, मैं शराब पीना चाहता हूँ। चिल्लाते हुए माँ ने दिन में 12 घंटे काम किया है। हमारे पास सच में कोई पैसा नहीं है। और अपने भाई का जिक्र मत करो, उसने हम सबको ब्लॉक कर दिया है। यह भाग्य है, वह भाग्य जो हमने खुद चुना था। वह जीवन वहां के नरकीय जीवन से बिल्कुल अलग था। मेरा जीवन अब खुशियों के एक ऐसे जीवन में प्रवेश कर रहा था जिसका अनुभव मैंने पहले कभी नहीं किया। अपनी सभी संपत्तियों को वापस लेने के बाद मैंने व्यवसाय को संभालने के लिए एक पेशेवर टीम को सौंप दिया। मैंने अपनी ऊर्जा अपने परिवार पर केंद्रित करना शुरू कर दिया और एक खूबसूरत धूप वाले दिन मैंने अपनी बांगन से शादी कर ली। उसी दिन नारहात में एक सही परीक्षा स्कोर लेकर दौड़ता हुआ आया। माँ बांगन, पापा माँ बांगवन देखो, मैं प्रथम आया हूँ। बांगन ने प्यार से नियर के माथे से पसीना पोंछा और मुझे उम्मीद भरी आंखों से देखा। भाई सेन, कल हम नियर को समुद्र तट की छुट्टी पर ले जाएंगे। उसे भी थोड़ा आराम करने दें, मुझे यह करने की जरूरत है। मैंने रिपोर्ट कार्ड लिया और नार को अपनी बाहों में उठा लिया। मेरी आंखें खुशी और प्यार से भर गई। खैर, जैसा कि तुम कहती हो, जब तक परिवार एक साथ है कोई भी जगह अच्छी है। कभी कभी मुझे वकील के माध्यम से उस परिवार की खबर मिलती थी। मैंने सुना कि सांतिन वहां दर्द से चीख रहा था। मैंने सुना कि उसके माता पिता जेल में पछता रहे थे, लेकिन अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विला के लॉन में धूप फैली हुई थी। नीर की मुस्कान स्पष्ट और खुश थी। मैंने बैंगन का हाथ पकड़ा, उसकी हथेली की गर्माहट महसूस की। केवल वही व्यक्ति जो अंधकार से गुजरा है सामने वाले प्रकाश का असली मूल्य समझता है। यह जीवन अभी लंबा है और हमारी खुशियां अभी शुरू ही हुई हैं।